नॉर्थ कोरिया, दुनिया की सबसे बंद, सबसे रहस्यमयी तानाशाही। हम सबने इसके बारे में सुना है, लेकिन वहां के लोगों की आम जिंदगी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी असल में होती कैसी है? क्या वो वैसी ही है जैसी वहां की सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है? आइए इसी सवाल की तह में चलते हैं। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। सोचिए, ये नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स के बस यही सीधे साधे नियम हैं। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये वहां की जिंदगी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो रोंगटे खड़े कर देती है। और इस सच्चाई को अगर किसी एक कहानी से समझाया जा सकता है तो वो है शिन डोंग ह्यूक की कहानी। एक ऐसा इंसान जो इन्हीं कैंपों में से एक के अंदर पैदा हुआ था, जिसकी पूरी जिंदगी इस बेरहम सिस्टम का एक जिंदा जागता सबूत है। शिन पैदा हुआ था कैंप 14 में। उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 23 साल बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जाने बिना गुजार दिए। सोचिए, उसे पता ही नहीं था कि कैंप के बाहर भी कोई दुनिया है। और वो जेल में इसलिए नहीं था कि उसने कोई जुर्म किया था, नहीं, वो वहां था अपने परिवार के इतिहास की वजह से। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही अजीब और भयानक कानून है। इसे कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन। मतलब अगर एक इंसान कोई पॉलिटिकल जुर्म करता है तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, उसके पूरे परिवार को 1-2 नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों तक सजा भुगतनी पड़ती है। शिन के केस में उसके चाचा साउथ कोरिया भाग गए थे और बस इसी एक जुर्म की सजा उसका पूरा परिवार भुगत रहा था। शिन का बचपन कैसा था ये सुनना भी मुश्किल है। खाने को मिलता था सिर्फ मक्के का दलिया। जिंदा रहने के लिए वो चूहे और घास तक खाता था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी ही माँ और भाई को फांसी पर चढ़ते देखा। महीनों तक उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और फिर 23 साल की उम्र में वो भागा। कैसे? एक साथी कैदी की लाश के ऊपर से चढ़कर, जिसे बिजली का करंट लगा था। तो शिन की कहानी तो इस सिस्टम की क्रूरता का एक एक्सट्रीम उदाहरण है ना? लेकिन ये जो कंट्रोल है, इसके धागे हर आम नागरिक की जिंदगी में भी बुने हुए हैं। तो चलिए अब उस बड़े सिस्टम को समझते हैं जिससे सरकार अपने हर एक नागरिक की जिंदगी को कंट्रोल करती है। तो सबसे बेसिक बात यह है, सरकार एक इंसान की जिंदगी के हर, और मेरा मतलब है हर एक पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर्सनल चॉइस, अपनी पसंद, ऐसी कोई चीज वहां लगभग है ही नहीं। तो सरकार क्या क्या तय करती है? अच्छा सुनिए, कोई इंसान कहां रहेगा, वो क्या नौकरी करेगा, वो किस स्कूल में जाएगा, अरे वो कौन सी फिल्में देखेगा, कौन सी वेबसाइट्स चलाएगा, यहां तक कि उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, ये सब कुछ सरकार तय करती है। और मजे की बात यह है कि इन नियमों को लागू करवाने के लिए एक स्पेशल फैशन पुलिस भी है। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसी पुलिस जिसका काम है लोगों के कपड़ों और हेयर स्टाइल पर नजर रखना। और ये नियम भी बड़े मजेदार हैं। देखिए, पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 15, बस इतने ही अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं। और हां, कोई भी सुप्रीम लीडर जैसा हेयरकट तो रख ही नहीं सकता। ब्लू जीन्स, रेड लिपस्टिक या बालों को डाई करना, ये सब तो वेस्टर्न कल्चर का असर मानकर पूरी तरह से बैन है। और ये कंट्रोल सिर्फ कपड़ों और बालों तक नहीं है, आज के डिजिटल जमाने में तो ये और भी खतरनाक हो गया है। लोगों के पर्सनल फोन को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो रैंडमली कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर सीधे सरकार को भेज देते हैं, ताकि सरकार को पता रहे कि लोग अपने फोन पर क्या देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करती कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजिकल टूल। एक ऐसा टूल जो पूरी आबादी को अलग अलग क्लास में बांट देता है। इस सिस्टम का नाम है सोंगबुन। ये एक तरह का क्लास सिस्टम है जो इस बात पर आधारित है कि सरकार आपको पॉलिटिकली कितना वफादार समझती है। और ये सोंगबुन ही आपकी जिंदगी का हर पहलू तय करता है, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी पढ़ाई, सब कुछ। सोंगबुन में मोटे तौर पर 3 क्लास होती हैं। सबसे ऊपर है कोर क्लास। ये सबसे वफादार लोग हैं जो राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं और जिन्हें बेस्ट रिसोर्स मिलते हैं। बीच में आती है वेवरिंग क्लास, मतलब जिनका भरोसा डगमगाता रहता है। इन पर हमेशा शक किया जाता है और निगरानी रखी जाती है। और सबसे नीचे है हॉस्टाइल क्लास। इन्हें तो सीधे सीधे राज्य का दुश्मन माना जाता है। इन्हें शहरों से निकाल दिया जाता है, कैंपों में भेज दिया जाता है और सबसे बुरे काम इन्हीं से करवाए जाते हैं। लेकिन इतने दशकों के दमन के बाद भी इसी सिस्टम के अंदर से बदलाव की कुछ ताकतें उभर रही हैं। एक खामोश क्रांति, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो धीरे धीरे इस तानाशाही की जड़ों को हिला रही हैं। और इसकी शुरुआत हुई
1990 के दशक में पड़े एक भयानक अकाल से। उस वक्त सरकार अपने लोगों को खाना तक नहीं दे पा रही थी। जो सरकारी राशन का सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। तो जब जिंदा रहने का सवाल आया तो लोगों ने अपना रास्ता खुद बनाया और यहीं से जन्म हुआ जंग माडांग का। ये बेसिकली इल्लीगल ब्लैक मार्केट्स थे जो हर जगह खुल गए। लोग इनमें सामान, खाना और यहां तक के इंफॉर्मेशन भी बेचने खरीदने लगे। और इन मार्केट्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें चलाने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुषों को तो उन सरकारी नौकरियों से बंधे रहना पड़ता था जो अब किसी काम की नहीं थी। और आज ये मार्केट इतने जरूरी हो गए हैं कि घरों की 70% से ज्यादा इनकम इन्हीं से आती है। लेकिन ये बाजार सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं रहे, ये वो जगह बन गए जहां से इस तानाशाही की दीवार में दरारें पड़ने लगी। ये उन ताकतों का चैनल बन गए जो सरकार के टोटल कंट्रोल को अब कमजोर कर रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, एक तरफ है सरकार का प्रोपेगेंडा जो लोगों को बताता है कि नॉर्थ कोरिया के बाहर की दुनिया बहुत ही करप्ट और गरीब है, एक डिजास्टर है। और फिर दूसरी तरफ है चोरी छिपे लाए गए साउथ कोरियन ड्रामा जो दिखाते हैं आज़ादी, पैसा, फैशन, एक बिल्कुल अलग दुनिया। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि उनकी सरकार उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही थी। और ये कितना फैल चुका है, जरा इस आंकड़े को देखिए। 99%। नॉर्थ कोरिया में जितनी भी स्मगल की हुई यूएसबीज पकड़ी जाती हैं उनमें से 98% में इलीगल फॉरेन मीडिया होता है। मतलब ये जानकारी लगभग हर जगह पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर इस साइलेंट रेवोल्यूशन की नींव क्या है? नंबर 1, मार्केट्स। इनसे लोगों को सरकार से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली। नंबर 2, फॉरेन मीडिया। इसने सरकार के प्रोपेगेंडा की मोनोपोली को तोड़ दिया। नंबर 3, करप्शन। लोग अब रिश्वत देकर सख्त नियमों से बच निकलते हैं जिससे सरकार की अथॉरिटी कमजोर हो रही है। और नंबर 4, और यह बहुत जरूरी है, विश्वास। इलीगल मीडिया को आपस में बांटने और ट्रेड करने से लोगों के बीच एक भरोसा बन रहा है जो सरकार के जासूसी सिस्टम को कमजोर कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम आखिर कब तक टिक सकता है जहां के लोग सरकार से ज्यादा ब्लैक मार्केट पर भरोसा करने लगें और सरकारी न्यूज से ज्यादा स्मगल की हुई फिल्मों पर यकीन करने लगें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।